नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम एयरफोर्स को लेकर जो है वाई ग्रुप के क्वेश्चन आंसर को जो है डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 35 तक पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे हम कंटिन्यूस आपके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और कंटिन्यूस जो है हम क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री और पॉलिटी कुछ क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो पर्टिकुलर हिस्ट्री पर्टिकुलर पॉलिटी से बिलोंग करेंगे, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से, कुछ ऐसे ऐसे करके जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स, और इन सारी मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपकी एग्जाम आ जाएगी। आज देखेंगे 12 सितंबर हो चुका है, नेक्स्ट डे 13, और फिर उसके बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपको समय आपका पता ही है कि कैसे निकल रहा है, और धीरे धीरे 25 सितंबर की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ हिस्ट्री और कुछ संविधान के डेवलपमेंट को लेकर है बच्चों, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, है ना। मैं इतिहास के कुछ पहलुओं को बताते जाऊंगा, ये थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है। देखो ध्यान से सुनो। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was passed by the which authority? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है किस संस्था द्वारा पारित किया गया? बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि क्या है ना, यहाँ पे 1600 में जब है भारत में अगर हम बात करें तो एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में आती है बच्चों। जब भारत में आती है तो आने के बाद जो है इसकी महत्वपूर्ण जो जीत होती है वो होती है, पहला जो बैटल इसके द्वारा जीता जाता है 1757 में, बंगाल को इसने जीत लिया था, जो कि था बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा था? प्लासी का युद्ध। ठीक, इसके बाद जो अगला इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था 1760 का, जो कि था वांडी वॉश का युद्ध। कौन सा था बच्चों? वांडी वॉश का युद्ध, जिसमें इसने फ्रेंच को आपके क्या कर लिया, जीत लिया था बच्चों, मतलब फ्रेंच को हरा दिया था। फिर उसके बाद जो था बच्चों 1761 में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध था, जिसमें मराठा जो है हार गए थे बच्चों। मराठा क्या हुए थे? हार गए थे। तो मराठों का जो है यहाँ पे काम जो है तमाम हो गया था। फिर था 1764 का युद्ध, जिसमें था बक्सर का युद्ध, जिसमें मुगल बचे खुचे अवध के नवाब, बचे खुचे बंगाल के नवाब, इन तीनों को जो है अंग्रेजों ने हराया। अब इन 4 युद्धों से ये डिसाइड हो गया था कि भारत में आने वाली सत्ता है जो है वो किसकी होगी बच्चों? ब्रिटेन की होगी। किसकी होगी? ब्रिटेन की होगी, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे क्या हो चुका था? प्रभावी हो चुका था। जब ब्रिटेन की होगी तो 1765 में ब्रिटेन ने इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि के शासन में बंगाल पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। जब बंगाल पर शासन किया तो बंगाल के शासन के साथ साथ भारत को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है बच्चों ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। किस संसद के द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था। अब ये क्या है बच्चों, भारत में धीरे धीरे ब्रिटेन के द्वारा रेगुलेशंस लगाने के लिए या रूल्स बनाने के लिए जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कानून आने लगे, है ना। पहला जो कानून आया था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल वही है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा पास किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया है सर किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसी एक्ट के तहत या इससे पहले जब 1765 की बात कर ले तो 1765 में बच्चों है ना, यहाँ पे क्या हुआ? बंगाल का नवाब बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। नवाब तो उस समय होता था, यहाँ पे गवर्नर बनाया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन वही है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने को योग्य है, जब इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था 1764 में, जब बक्सर का युद्ध जीता, है ना। सब एक से एक कहानी जुड़ी हुई है आज की कहानी। आज इतिहास का पूरा जो है चक्कर लगाना है आपको, और जब चक्कर लगाना है तो सुनते भी जाना है। 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। जीतने के बाद बच्चों, जीतने के बाद क्या किया इन्होंने? तो बक्सर को जीतने के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि की। कौन सी संधि की बच्चों? इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि करने के बाद यह तय हो गया कि भारत पर जो है अंग्रेजी शासन होने वाला है, और अंग्रेजी शासन होने वाला है तो इन्होंने बंगाल का कब्जा कर लिया। और उस समय जब बंगाल कब्जा किया तो बंगाल पर शासन किया और बंगाल का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर जब बंगाल के साथ और भी क्षेत्रों का अधिकार किया तो इस नाम को दे दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहा बच्चों? बंगाल का गवर्नर जनरल। जब बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म किया तो इसके बाद जो नया पोस्ट आया वो आया भारत का गवर्नर जनरल। क्या आया बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल। और जब भारत का गवर्नर जनरल खत्म किया तो वॉइसरॉय आया। क्या आया बच्चों? वॉइसरॉय आया 1857 की क्रांति के बाद में। वॉइसरॉय के बाद अगला जो आया फिर से गवर्नर आ गया। क्या आ गया बच्चों? गवर्नर जनरल आ गया। तो इस तरह से यहाँ प्रक्रिया चली और अलग अलग समय में अलग अलग गवर्नर आपके बने।
ठीक। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा ये है बच्चों कि इनमें से कौन सा जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कब थे? तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बदल कर क्या लाया गया बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये कब कब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। पहला हुआ बच्चों कब? 1765 में, ठीक है, 1765 में, है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बंगाल का गवर्नर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और ये जो गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे बच्चों कौन? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन बच्चों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इनमें से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 में नहीं हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं हुआ था, 1853 में नहीं हुआ था, 1833 का एक्ट था बच्चों, चार्टर एक्ट, जिसके थ्रू जो है क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के वॉरेन हेस्टिंग। कौन बने थे बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बने थे बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, पहला परिवर्तन 1765 में, दूसरा परिवर्तन 1773 में, तीसरा परिवर्तन 1833 में, कब हुआ? 1833 में, और चौथा परिवर्तन 1858 में। कब हुआ? 1858 में। और सारी कहानी पिछली कहानी में मैंने आपके बता दी थी। चलिए, The Indian Council Act of 1861 introduced which of the following? 1861 का भारत परिषद अधिनियम किसकी शुरुआत करता है? क्या द्विसदनीय विधायिका की बात करता है बच्चों? नहीं, ये तो उस समय नहीं हुई थी। क्या पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की बात करता है क्या सर? ये तो रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लेजिस्लेचर इन काउंसिल, है ना, बिल्कुल। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही है बच्चों। पोर्टफोलियो सिस्टम जो है मतलब विभागीय प्रणाली जो है बच्चों, क्या है? विभागीय प्रणाली जो है इसकी शुरुआत होती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। किसमें? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस। भारत में 1935 के अधिनियम की शुरुआत की जाती है। बच्चों, जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान में आधे से ज्यादा जो हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था, क्योंकि यही अधिनियम है बाद में 1943 के बाद एज इट इज लागू भी हो गया था। तो यहाँ पर 1935 के अधिनियम में क्या केंद्र में उत्तरदायी सरकार, भारत संघ का निर्माण, पूर्ण स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उत्तरदायी सरकार नहीं बनी थी, संसदीय प्रणाली जब नहीं थी तब था क्या? भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यही आपका लिया गया था 1935 के अधिनियम से। विच एक्ट इज कंसिडर्ड एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किस अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका माना जाता है? 1909 का अधिनियम नहीं है, 1919 का अधिनियम नहीं है। अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें जो हैं 1935 के अधिनियम से ली गई थी, तो 1935 का अधिनियम ही क्या होगा? सही होगा। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? देखो इसका आंसर यही लिखा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 में जो है बच्चों क्या किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत दो डोमिनेंट स्टेट, जिसमें एक पाकिस्तान और एक जो है इंडिया की क्या की गई बच्चों? स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटो सुधार जो है इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? मॉर्लेमेंटो सुधार किस वर्ष आया था बच्चों? तो मॉर्लेमेंटो सुधार आया था 1909 में। और इस सुधार में सबसे बड़ा जो आपके कॉन्ट्रडिक्ट हुआ था वो हुआ था मुस्लिम को, किसको बच्चों? मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्या दिया गया बच्चों? पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। सेपरेट इलेक्शंस के जो है क्या दिए गए? राइट दिए गए। ठीक, कब आया था? 1909 में। ठीक, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। अगला है बच्चों द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909। मेन फीचर क्या है? द्विसदनता नहीं सर, है ना। इलेक्टोरल इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इंट्रोडक्शन, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, द्वैत शासन की शुरुआत या उत्तरदायी सरकार की शुरुआत। ये दोनों गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ाया कि कम्युनल जो है यहाँ पे इलेक्शंस की बात की गई, और कम्युनल इलेक्शन मतलब कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन। क्या है? कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन। और कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन मतलब जो है आपके धर्म के आधार पर जो है क्या है? आपके चुनाव में जो है आरक्षण दिया गया, और यही आरक्षण आगे जाके भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में और भी ज़्यादा क्या करता है? आपके विवाद करता है, और विवाद के साथ साथ जो है आपके कॉन्ट्राडिक्ट और ज़्यादा होते हैं। ठीक, अगला है विच एक्ट इंट्रोड्यूस डार्की, है ना। डार्की मतलब होता है द्विज शासन एट द प्रोविजनल लेवल। प्रोविंस लेवल पर जो है बच्चों यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1892 में नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गायब है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है भारत शासन अधिनियम। क्या है बच्चों? भारत शासन अधिनियम 1919।
1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, और यही इसका राइट आंसर है। भारत शासन 1919 के अधिनियम के तहत जो है बच्चों भारत में द्विज शासन शुरू किया गया। कहां पर? प्रांतों पर। देखो बच्चों उस समय क्या होता था, उस समय स्टेट नहीं हुआ करते थे, क्या थे? प्रांत थे। एक था संघ बना दिया था बच्चों उस समय, संघ जैसा स्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ थे प्रांत। क्या थे बच्चों? प्रांत थे। तो यहाँ पे संघ का अलग सिस्टम चलता था, प्रांत अलग। आज जो है केंद्र होता है और उस समय आज जो है राज्य होता है। अरे क्लियर? तो प्रांतों में इन्होंने द्विज शासन चलाया, दोहरा शासन चलाया, और उसी शासन को आपके स्टार्ट किया गया था 1919 से। लेकिन प्रांतों में द्विज शासन को समाप्त किया गया 1935 में, और संघ में द्विज शासन चलाया कब? 1935 से। तो दो थोड़ी सी कहानियां हैं जो आपको ध्यान रखने की। अगर प्रोविंस की बात करें तो 1919, और अगर संघ की यूनियन की बात करें तो 1935। ठीक। नाउ नेक्स्ट अगला है, द साइमन कमीशन कम इनटू द ईयर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1927, 1928, 1930, 1932। बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? बच्चों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में बच्चों साइमन कमीशन क्या है? भारत में आया। ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 के अधिनियम में कौन सी विशेषताएं नहीं है? संघीय ढांचा, केंद्र में द्विज शासन, अखिल भारतीय संघ, वयस्क मताधिकार की शुरुआत। बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। ठीक। वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो यहाँ 1935 में नहीं है, बाकी इसमें फेडरल स्ट्रक्चर बिल्कुल कहा है, डार्की सिस्टम बिल्कुल कहा है, और आपके यहाँ पे देखो लिखा है केंद्र में द्विज शासन, थोड़ी देर पहले बताया था, और अखिल भारतीय संघ बिल्कुल सही है। ये सारे पॉइंट जो है आपके 1935 के अधिनियम में है, बाकी वयस्क मताधिकार नहीं है। अगला है, द कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इन इंडिया। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया? बच्चों 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया, जिससे हमारे यहाँ पे संविधान सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संविधान सभा की स्थापना की गई। तो संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम से की गई बच्चों? कैबिनेट मिशन से। कब? 1946 में। नाउ नेक्स्ट अगला है, व्हिच प्रोविजन वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। 1947 के अधिनियम का हिस्सा नहीं है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा नहीं है। डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू द डोमिनेंस, दो डोमिनियन विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है। अबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय का पद समाप्त हुआ, ये भी सही है। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डार्किन सेंटर। बच्चों केंद्र में द्विज शासन, ये बिल्कुल गलत है। केंद्र में द्विज शासन 1935 में था, जब आजाद हो गए तो आजादी होने के बाद केंद्र में द्विज शासन समाप्त किया गया। ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है 1947 के अधिनियम में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। बताइए संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं सर, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं सर, कैबिनेट मिशन के थ्रू किया गया, थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक। अगला है, हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बताइए उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पास किया गया था? ऑब्जेक्टिव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। बच्चों संविधान सभा में जो संविधान सभा की स्थापना होती है वो होती है कैबिनेट मिशन से। किससे होती है? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है। कब आता है बच्चों? 1946 में। यहाँ पे 3 सदस्य होते हैं, है ना? कौन? 3 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के थ्रू ये कैबिनेट मिशन आता है। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। जब कैबिनेट मिशन आता है तो यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, है ना? दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में, है ना बच्चों? और तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 में। जो तीसरी मीटिंग होती है बच्चों, इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरी में अस्थायी बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरी मीटिंग होती है इसमें कौन? जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं बच्चों? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बनता है? संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल वेयर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल संविधान में कितनी अनुसूची है बच्चों? जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बनकर लागू किया गया तो उस समय अनुसूची जो थी, क्या अनुसूची जो थी बच्चों उस समय 8 थी। कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ठीक। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1000 बार करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय। बताइए सबसे पहले संविधान सभा का जो आपके आइडिया है वो किसने दिया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या महात्मा गांधी ने दिया? नहीं सर। क्या जवाहरलाल नेहरू? नहीं सर। बी अम्बेडकर? नहीं। एम एन रॉय वो व्यक्ति हैं जिसने बच्चों सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था।
किसने दिया था? एम एन रॉय, एक सचिव थे बच्चों, इन्होंने सबसे पहले किसका विचार दिया? संविधान सभा का विचार दिया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? बताइए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? मैंने पहले भी बताया है, थोड़ी देर पहले ही बताया है कि 11 दिसंबर की मीटिंग में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, डिप्टी चेयरमैन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज द हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? क्या संघीय संविधान समिति? नहीं सर। क्या राज्यों की समिति? नहीं सर। क्या आपके प्रांतीय समिति? नहीं। यहाँ बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण कमेटी थी, इसमें 7 सदस्य थे बच्चों। इन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी थे जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जो है बच्चों, जिन्हें संविधान निर्माता या भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पिता और बहुत सारी बातें इनके बारे में कही जाती है। महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं कि अगर आपको अपना संविधान बनाना है तो उसमें अंबेडकर को जरूर बिठाइए। अगर संविधान सभा में अंबेडकर का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए कि आपके संविधान भी अधूरा होगा। तो महात्मा गांधी स्वयं इनकी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कहीं ना कहीं अंबेडकर के विचारों से ही आई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन, कुछ हिस्ट्री का, कुछ आपके एक्ट का, तो ये सारा एक लेखा जोखा जो है मैंने करवा दिया है कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है हम आगे हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी ऐसे कंटिन्यूस करते जाएंगे, जिससे आप ही का जो है क्या होगा, फायदा होगा। आपका भी मन लगा रहेगा जीके जी इसमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको कोई लगता है कि सर नहीं इस टॉपिक पे क्वेश्चन ला दीजिए, मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, हमारा न्यू बैच जो है बच्चों 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, एयरफोर्स वाई ग्रुप का। और जो एनडीए सीडीएस है उनके जो बैच है वो ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं 24 सितंबर को। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इस सेशन को दी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।